नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, ये जो क्लासेस आपकी आती हैं, आगामी आपकी जो भी परीक्षा होती हैं, आपकी चाहे परीक्षा आपकी लेखपाल की हो या आपकी परीक्षा लोअर पीसीएस की हो या कोई भी एग्जाम आपका हो, उन सभी एग्जाम के लिए हमारा करंट अफेयर्स आपके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, मतलब कि इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो आइए सीधे हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज क्या कुछ चीजें हमारे लिए नहीं है। ठीक है, चलिए। नंबर एक, अभी हाल ही में सरकार ने देश भर में प्राकृतिक गैस के विस्तार में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय पीएनजी अभियान 2.0 को कब तक के बढ़ाने के लिए आप फैसला लिया है? तो जून तक का बढ़ाने का फैसला संभवतः लिया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो सी इसका हो जाएगा सही उत्तर। बाकी आप एक बार क्लियर कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट है अल्जीरिया विदेश कार्यालय परामर्श का 7वां दौर। ठीक है, यानी कि इसकी अभी हाल ही में बैठक हुई है और इसमें कई सारे नीतिगत पहलुओं पर चर्चा की गई है और विकासात्मक गतिविधियों पर बात की गई है। अल्जीरिया के साथ में जो वार्ता यानी कि जो भी बैठक अभी हाल ही में संपन्न हुई है, उसके अंतर्गत कब हुई है? 29 मार्च को हुई है, अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स में। तो अब आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये बन जाएगा कि भाई बताइए अल्जीरिया की राजधानी क्या है? तो आप कहेंगे अल्जीयर्स है। ठीक है, एक पॉइंट तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट। यहां पर इन्हीं की राजधानी में भारत अल्जीरिया के बीच विदेश कार्यालय परामर्श, ठीक है, फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस एफओसी का 7वां दौर सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस बैठक में दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए, द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए कई सारे नीतिगत समझौतों पर हस्ताक्षर और बातचीत की गई है। इस महत्वपूर्ण बैठक की सह अध्यक्षता दोनों देशों के वरिष्ठ कूटनीतिक द्वारा की गई, जिसमें से भारत का जो प्रतिनिधित्व किया है विदेश मंत्रालय के सचिव जो है डॉक्टर नीना मल्होत्रा ने। ध्यान रखिएगा, जब ऐसी कोई महत्वपूर्ण बैठक आदि होती है तो उस बैठक में अलग अलग देशों के द्वारा जो राजनयिक होते हैं या जो अन्य लोग होते हैं, तो पूछ लेता है कि भाई इस बैठक का जो प्रतिनिधित्व किसने किया, भारत की तरफ से या जो अन्य भागीदार देश आदि होता है उसकी तरफ से। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा। तो भारत की तरफ से डॉक्टर नीना मल्होत्रा ने किया है, जबकि अल्जीरिया का जो प्रतिनिधित्व किया है वह अल्जीरियाई विदेश मंत्रालय के महासचिव कौन है? श्री लूनस रामेन ने किया हुआ है। तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना, जो भी हाल में बैठक हुई है अल्जीयर्स में। चलिए, आर्थिक व्यापार एवं सहयोग की अगर हम बात करें अपने आप में, यानी कि इकोनॉमिक कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, तो द्विपक्षीय व्यापार के अंतर्गत, ठीक है, यह रेखांकित किया गया कि दरअसल दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में निरंतर वृद्धि हो रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और अल्जीरिया के बीच व्यापार का कुल मूल्य लगभग 1.7 बिलियन डॉलर है। अपने आप पे ध्यान रखिएगा। तो आप एग्जाम में पूछ सकता है कि अभी हाल ही में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इंडिया और अल्जीरिया का जो व्यापार का कुल मूल्य भाग है वो कितना है? आप कहेंगे 1.7 जो है कितना बिलियन डॉलर। संभावित क्षेत्रों पर हम बात करें तो आर्थिक संबंधों में विविधता लाने के लिए दोनों पक्षों ने कुछ प्रमुख क्षेत्रों में विस्तार की अपार संभावनाओं पर चर्चा की है, जिनमें शामिल क्या क्या है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज अपने आप में, ऊर्जा यानी कि माइनिंग, ऊर्जा एनर्जी खनन यानी कि माइनिंग, फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर और हायर एजुकेशन पर जो है यहां पर बातचीत की गई है। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग पार्लियामेंट्री कॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज को मेंटेन करने के लिए, उनको साझा करने के लिए दोनों देशों ने संसदीय स्तर पर सहयोग को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। इस दिशा में अल्जीरिया ने भारतीय संसद में भारत अल्जीरिया संसदीय मैत्री समूह इंडिया अल्जीरिया पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप के गठन का आधिकारिक रूप से स्वागत किया है। और यह फैक्ट क्या हो जाएगा आपके लिए? बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसको क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछ सकता है कि अभी हाल ही में भारत और अल्जीरिया ने एक इंडिया अल्जीरिया पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप के गठन की बात कही है, दरअसल इसका उद्देश्य क्या है? तो आप कहेंगे कि यह अपने आप में क्या है? भारतीय संसदीय सहयोग और संस्थागत तंत्र को मजबूत करने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण क्या है, एक जो है एक निर्णय है या एक ये ग्रुप है अपने आप में। ठीक है, तो ये इससे क्या होगा? दोनों देशों के जनप्रतिनिधियों के बीच में इसे समाज को क्या होगा? बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको याद रखना था। इसके अलावा
सिक्योरिटी और एंटी टेररिज्म पर भी बातचीत की गई है। आप जानते होंगे टेररिज्म एक बड़ा मुद्दा है, इसलिए एंटी टेररिज्म के खिलाफ जो है यहां पर बातचीत की गई है। भाई एंटी टेररिज्म को लेकर हम किस प्रकार से काम कर सकते हैं। दोनों देशों ने आतंकवाद को लेकर के, टेररिज्म को लेकर के निंदा की है और इसको रोकने के लिए आपस में सहयोग की बात कही है। भारत ने विशेष रूप से पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद अल्जीरिया का दौरा करने वाले सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के वहां हुए गर्मजोशी भरे स्वागत की सराहना की। तो ये सारी बातें यहां पर लिखी और समझी गई हैं। ठीक है, चलो बहुमंचीय मंचों पर समन्वय, ठीक है, तो यह भी एक बड़ी बात है। दोनों देशों ने अपने आप में जो है वैश्विक मुद्दों पर अपने आचार जो है विचार प्रस्तुत किए और उन्होंने यूनाइटेड नेशन और गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसे अन्य बहुपक्षीय मंचों पर घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने पर अपनी प्रतिबद्धता को भी क्या है दोहराने का प्रयास किया। भौगोलिक संदर्भ की हम बात करते हैं अल्जीरिया की, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा। तो अल्जीरिया दरअसल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह अफ्रीका का महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। यह फैक्ट आपके लिए क्या हो जाएगा इंपॉर्टेंट। सीमाओं की अगर बात करें तो इसकी सीमा भूमध्य सागर से लगती है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो इसे ऊर्जा व्यापार के लिहाज से क्या करती है, एक महत्वपूर्ण जो है कंट्री बनाती है। ठीक है, तो ये सारे फैक्चुअल डेटा आपको यहां पर बताए गए हैं। अब आप बताइए प्रश्न इसका उत्तर क्या हो जाएगा। हाल ही में भारत और अल्जीरिया के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का 7वां दौर निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया। नई दिल्ली, अल्जियर्स, जिनेवा या फिर ओरान में। अभी हमने बताया अल्जीरिया की जो राजधानी है क्या है, अल्जियर्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पे आपको। चलिए, मिजोरम भारत की जनगणना 2027 के लिए स्वगणना शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है और यह प्रश्न आपके एग्जाम में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके लिए एग्जाम के लिए है। इसको तुरंत क्या करिए, टिक लगा लीजिए। क्या, किसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट का टिक लगाइए तुरंत इस पे। ठीक है, 1 अप्रैल 2026। 1 अप्रैल को क्या होता है, कौन सा दिवस होता है? आजकल व्हाट्सएप पे जो है वो वाला क्या कहते हैं, कोविड-19 वाला एक परिपत्र जो है घूम रहा था, सर्कुलेट कर रहा था। एक और घूम रहा था सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट करके घूम रहा था। नहीं सारे, एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसे अनवांटेड फाइल को ओपन भी मत क्या करिए, आजकल बड़ा फ्रॉड चलता है। हालांकि मूर्ख दिवस चल रहा था कल, मतलब कल क्या मतलब 1 अप्रैल को, अप्रैल फूल को। चलिए, को भी ऐसे अनवांटेड फाइल्स वगैरह आप लोग ओपन मत क्या करिए। तो 1 अप्रैल 2026 को मिजोरम भारत की जनगणना 2027 यानी कि सेंसस ऑफ इंडिया 2027 के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला स्टेट यानी कि पहला राज्य बन गया है, जो कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। दूसरा, मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है भाई साहब, श्री लालदू होमा। अब इनका नाम भी भैया याद रखना, अलग अलग राज्यों के अलग अलग जो है राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों का नाम पूछ लेता है अक्सर आप एग्जाम में। तो अब ऐसे में आपके लिए ये जो स्टेट है आपका मिजोरम, ये क्या हो जाएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो श्री लाल दुहोमा ने अपने आधिकारिक आवाज से नौ लॉन्च किए गए ऑनलाइन जनगणना पोर्टल के माध्यम से स्व जनगणना, सेल्फ जो अपने आप में ये जनगणना स्व जनगणना गणना शुरू करने का जो अभियान है उसको स्टार्टिंग की है उन्होंने, और ये अपने आप में राष्ट्रीय स्तर पर इसको स्टार्ट किया गया है। अगर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे तो सेल्फ जो अपने आप में गणना हो रही है, स्वगणना हो रही है, इसकी प्रक्रिया भारत के जनगणना इतिहास में पहली बार नागरिकों को स्वगणना अपने आप में क्या विकल्प दिया गया है। मिजोरम सहित कुछ चुनिंदा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में डिजिटल माध्यम से विवरण दर्ज करने के लिए 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 तक की समय सीमा तय की गई है। यह सुविधा या एक सुरक्षित वेब आधारित सुविधा है जो उत्तरदाताओं को घर घर जाकर किए जाने वाले पारंपरिक सर्वेक्षण से पूर्व 16 विभिन्न भाषाओं में ऑनलाइन अपनी जानकारी दर्ज करने की अनुमति देती है कि भैया आप लोग अपनी भी डिटेल्स खुद से फिल कर लें। समय आदि बच्चे का डिजिटल सब कुछ डेटा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्वगणना की अवधि समाप्त होने के पश्चात 16 अप्रैल से 15 मई 2026 तक मिजोरम में मकान सूचीकरण और आवास जनगणना का कार्य सरकारी अधिकारियों द्वारा घर घर जाकर किया जाएगा। भारत की जनगणना 2027 के बारे में कुछ अगर इंपॉर्टेंट तथ्यों पर हम लोग बातचीत करें तो उसमें क्या हो जाएगा, यह भारत की 16वीं स्वतंत्रता प्राप्त के बाद की 8वीं जनगणना है। देखो यह भारत की 16वीं गणना है और स्वतंत्रता प्राप्त के बाद 8वीं। जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद की 8वीं जनगणना है और अगर टोटल हम बात करें तो अब तक 16वीं
जनगणना, ये हमारी 16वीं जनगणना है। किसके समय में जनगणना की शुरुआत की गई थी, ये आप लोग इतिहास की किताबें पढ़ते होंगे, मुझे बताने की आवश्यकता इसमें नहीं है आपको। दूसरा फैक्ट क्या है, यह दुनिया की सबसे बड़ी और भारत की पहली पूरी तरीके से डिजिटल जनगणना होगी भाई साहब आप में, ये सबसे बड़ी बात है, जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा जो है लगभग 11,718.24 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। डेटा सीधे मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल के माध्यम से एकत्र किया जाएगा। 2 चरणों में इसका आयोजन होगा। नंबर 1 फेज में क्या होगा, मकान सूचीकरण और आवास जनगणना 2026 से सितंबर 2026 तक विभिन्न राज्यों की सुविधानुसार। द्वितीय चरण में जनसंख्या गणना जो मुख्य रूप से फरवरी 2027 में आयोजित की जाएगी। तो ये होगा अपने आप पे 2 स्टेप में, ठीक है। तो अब बन जाएगा इसी पर क्या आपके सामने छोटा सा प्रश्न क्या है भाई साहब, प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत स्वगणना कार्य शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है अपने आप पे, तो असम, त्रिपुरा, मिजोरम और सिक्किम। अभी हमने आपको जस्ट बताया था, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सिक्किम, मिजोरम हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर से उस बात को दोहराता हूं कि ये जो आपके पूर्वोत्तर राज्य है ना भाई, पूर्वोत्तर राज्य, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से बहुत प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको आपको निगलेक्ट नहीं करना है, बल्कि इसको क्या करना है, आपको पढ़ते हुए चलना है, क्योंकि यहां से प्रश्न अगर पूछे गए तो आप नहीं बता पाएंगे। पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में जितने फैक्ट हैं सब की सब क्या करना है, आपको याद कर लेना है, कोई फैक्ट आपको छोड़ना नहीं किसी भी रूप में। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2026, यह अभी हाल ही में भारतीय संसद द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2026 को अंतिम मंजूरी दे दी गई है। कारपोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा द्वारा पेश किए गए इस विधेयक में को लोकसभा द्वारा पहले ही पास किया जा चुका था और अल्टीमेटली इसको राज्यसभा से पारित कर दिया गया है, ठीक है। यह विधेयक मूल रूप से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2026 आईबीसी दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 में महत्वपूर्ण क्या करता है, संशोधन करता है। तो आपके एग्जाम में पहला प्रश्न यही बन जाएगा कि अभी हाल ही में संसद द्वारा पारित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2026 निम्नलिखित में से किसमें संशोधन का प्रावधान करता है। आप कहेंगे दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 यानी कि आईबीसी 2016 में संशोधन यानी कि अमेंडमेंट की बात करता है। याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलिए, विधेयक के प्रमुख उद्देश्य और प्रावधान की हम बात करते हैं, जो के लिए आपके लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो प्रक्रियात्मक देरी में कमी, यानी कि इस संशोधन का प्राथमिक उद्देश्य क्या रहेगा, दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान होने वाली अनावश्यक देरी को क्या करना, समाप्त करना, और इसके तहत समाधान पेशेवरों और ट्रिब्यूनल के लिए समय सीमा को अधिक सख्ती से लागू करने के प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो ये एक बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा। दूसरा, पिछले कुछ वर्षों में न्यायालयों और न्यायाधिकरणों जैसे कि एनसीएलटी, एनसीएलएटी में कानून की अलग अलग व्याख्याओं के कारण उत्पन्न हुए गतिरोधों को दूर करने के लिए कानून की भाषा और इसके दायरे को अधिक स्पष्ट किया गया है। कारपोरेट और व्यक्तिगत दिवाला, यानी कि यह संशोधन केवल कंपनियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत दिवालियापन के मामलों को भी अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने का प्रयास करता है। तो ये बड़ी बात होगी अपने आप। इसके अलावा संपत्ति मूल्य का अधिकतमकरण, यानी कि विलंब को कम करने या सुनिश्चित कर दिया जाएगा कि संकटग्रस्त संपत्तियों के मूल्य में भारी गिरावट ना आए, जिससे लेनदारों को अधिकतम संभव वसूली प्राप्त हो सके। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए, अब ये इसमें संशोधन किया जाएगा, तो अगर संशोधन इसमें किया जाएगा तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पता कर लेते हैं भाई ये क्या चीज है, ठीक है। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 आईबीसी 2016, भारत सरकार ने 2016 में आईबीसी को लागू किया था। इसका उद्देश्य भारत में दिवाला और दिवालियापन के मामलों को सुलझाने के लिए एक एकल, पारदर्शी और समयबद्ध ढांचा तैयार करना था। इसके तहत राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण कंपनियों के लिए और ऋण वसूली अधिकरण डीआरटी व्यक्तियों तथा साझेदारी फर्मों के लिए न्याय निर्णायक प्राधिकरण, ठीक है, के रूप में कार्य करते हैं। यह ऐसा एक जो है बनाया गया था संहिता, ठीक है। बस अब बन जाएगा आप इसके ऊपर प्रश्न आपके छोटा सा। हाल ही में संसद द्वारा पारित दिवाला और संशोधन अक्षमता संहिता विधेयक 2026 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन,
राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण को समाप्त कर नए ट्रिब्यूनल की स्थापना करना। बी, दिवाला और समाधान प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक देरी और व्याख्या संबंधी मुद्दों का समाधान करना। केवल विदेशी निवेशकों के लिए दिवाला नियमों को आसान और लचीला बनाना। दिवालिया कंपनियों के ऋण को पूरी तरीके से माफ करने का अधिकार सरकार को देना। तो ये दो तो पक्का नहीं होगा, बी और ए में से हो सकता है। मुझे लगता है अपने आप पे ए या बी में से कोई एक होगा, जिसमें से ए और बी में से बी होने के चांस क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो देखते हैं, बिल्कुल सही बात है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आसान है, मैंने अभी आपको बताया, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा अलग से। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक 2026, ठीक है, आर्म्ड पुलिस फोर्स जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026, ठीक है, यह भी अभी चर्चाओं में रहा है और इसको भी अभी हाल ही में राज्यसभा ने इसको पारित कर दिया है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 को ध्वनिमत से। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भारत के प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के लिए अलग अलग सेवा नियमों के वर्तमान ढांचे को समाप्त कर एक एकल एकीकृत कानूनी ढांचा जो है तैयार करना है। यह इस विधेयक का खास जो है मोटो है अपने आप में। ओके, क्या क्या प्रमुख प्रावधान है इसके? नंबर 1, एकीकृत नियम, यानी कि यह विधेयक सीएपीएफ जैसे कि आपके जो अलग अलग सर्विसेज होती है, इसमें आपका सीआरपीएफ आएगा, बीएसएफ आएगा, सीआईएसएफ आएगा, आईटीबीपी और एसएसबी में ग्रुप ए जनरल ड्यूटी अधिकारियों और अन्य अधिकारियों की भर्ती, पदोन्नति, परिचितता, प्रतिनियुक्ति और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए एक समान नियम स्थापित किए जाएंगे, अलग अलग नियम नहीं रहेंगे। यह बड़ी बात है जिसका लंबे समय से डिमांड सी की जा रही थी। आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति, डेपुटेशन ऑफ आईपीएस ऑफिसर्स, विधेयक में वरिष्ठ नेतृत्व पदों पर भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को वैधानिक रूप से सुरक्षित किया गया है अपने आप में, यह भी खास बात है। महानिरीक्षक, इंस्पेक्टर जनरल, आईजी रैंक, कुल पदों में से 50% पद आईपीएस अधिकारियों द्वारा भरे जाएंगे, यह बड़ी बात रखी गई है। अपर महानिदेशक, एडिशनल डायरेक्टर जनरल यानी कि एडीजी रैंक, कम से कम 60% पद आईपीएस अधिकारियों से भरे जाएंगे। विशेष महानिदेशक, स्पेशल डीजी और महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल यानी कि डीजी, तो ठीक है, इसमें 100% सभी पद प्रतिनियुक्ति पर आईपीएस अधिकारियों द्वारा ही भरे जाएंगे। ये सारी बातें जो है यहां पर रखी गई हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए, अधिभावी प्रभाव, इस विधेयक में एक नॉट विथ स्टैंडिंग क्लॉज शामिल है, जिसका अर्थ है कि इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियम किसी पूर्व के कानून या न्यायालय के आदेशों पर प्रभावी होंगे। तो ये सारी बातें यहां पर आपको याद रखनी है। और बैकग्राउंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट, अब इसमें कई सारी बातें रखी गई हैं कि इस प्रस्तावित कानून ऐसे समय में आया है जब सर्वोच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2025 में केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें शीर्ष अदालत के एक पूर्व फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि सीएपीएफ में वरिष्ठ प्रशासनिक स्तर पर आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को क्रमिक रूप से कम किया जाना चाहिए। सरकार का तर्क है कि सीएपीएफ की भूमिका और जिम्मेदारियों में काफी विस्तार हुआ, इसलिए एक सुसंगत सेवा ढांचे और कमान नियंत्रण की आवश्यकता है जिसमें आईपीएस लेवल के अधिकारी रहेंगे। आप जानते हो कि आईपीएस आईएएस तो खतरनाक ऑफिसर होते हैं, आप जानते होंगे, है ना, हाईली क्वालिफाइड एंड हर चीज में अपने आप पे बहुत मेंटेन रहते हैं। सरकार के अनुसार यह सुधार देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत, सुदृढ़ और संगठित बनाएगा। इससे सेवा मामलों से संबंधित मुकदमों में कमी आएगी, परिचालन दक्षता, ठीक है, में सुधार होगा और कैडर प्रबंधन में लंबे समय से चले आ रहे संरचनात्मक असंतुलन का भी समाधान होगा अपने आप पे। तो ये बातें सरकार की तरफ से रखी गई हैं। चलो, अब आप बताओ इसका उत्तर क्या हो जाएगा। हाल ही में पारित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? नंबर 1, सभी राज्य पुलिस बलों को केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में लाना। बी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में ग्रुप ए अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों के लिए एक एकीकृत कानूनी ढांचा प्रदान करना या बनाना। सीएपीएफ का भारतीय सेना के साथ पूरी तरीके से विलय करना। केवल सीमा सुरक्षा बल के लिए अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का विस्तार करना। नहीं भाई साहब, ये बिल्कुल नहीं है अपने आप में, यहां भी बिल्कुल नहीं है अपने आप में, यहां भी बिल्कुल नहीं है अपने आप में। यही उत्तर मुझे सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इतना तो कॉमन सेंस आपको होना ही चाहिए, इसमें कोई इफ बट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इंपोर्टेंस नागोरम, ये अभी चर्चाओं में भाई साहब, ये क्या है? ठीक है, ये वास्तव में फूलों के पौधों की एक नई क्या है, प्रजाति है। क्या
इम्पेटियंस नागोरम, क्या इम्पेटियंस नागोरम, जो कि यहां पर आपको लिखा गया है, यह बाल्सामिनेसी परिवार से संबंधित है। ठीक, एक ये फैमिली है, इस फैमिली से ये क्या है, रिलेटेड है, जिसे सामान्यतः बाल्सम या टच मी नोट, क्या टच मी नॉट, सॉरी टच मी नॉट के रूप में इसको हम जानते हैं। क्या टच मी नॉट के रूप में इसको जानते हैं। इस प्रजाति की खोज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई के शोधकर्ताओं के द्वारा नागालैंड के फिग जिले के प्राचीन जंगलों में की गई है। तो आपके एग्जाम पूछ लेगा कि अभी हाल में चर्चाओं में रहा शब्द इम्पेटियंस नागोरम का संबंध किससे है, विकल्प दे देगा। यह एक पक्षी है, यह एक फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति है, किसी जीव जंतु की प्रजाति है, ऐसा करके कुछ प्रश्न पूछ लेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका नामकरण देखिए, ध्यान रखिएगा। अब जैसे ये शब्द है, अब ये शब्द आपने अगर नहीं सुना होगा, नहीं पता होगा, तो आप जान नहीं पाएंगे कि ये मेडिसिन है, कि जीव जंतु है, कि फूल है, कि पत्ती, कि तना है, क्या है, नहीं जान पाएंगे। तो ऐसे शब्द जो चर्चाओं में रहते हैं उन पर अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। इसका नामकरण नागा समुदाय और उनके क्षेत्र के सम्मान में किया गया है। यह पौधा अपने गहरे गुलाबी और बैंगनी रंग के फूलों के लिए जाना जाता है, जिसमें पीछे की और एक विशिष्ट स्पर होता है अपने आप पे, जो यहां पर आप इसको देख पा रहे होंगे अपने आप पे। इसी प्रकार का एक पौधा हम लोग की तरफ पाया जाता है, अगर आपने नोटिस किया होगा, हालांकि यहां पर ये पाया गया है। नागा समुदाय, नागालैंड में जो है ये नागा समुदाय के सम्मान में इसको रखा गया, इसका नाम। ठीक है, चलो अब बताओ भाई साहब, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इम्पेशियंस नागोरियम क्या है, जो हाल ही में खबरों में देखा गया। अभी हमने कहा था ना कि इसी प्रकार का प्रश्न पूछ लेगा, सेम पूछा गया है। फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति है, आक्रामक खरपतवार है, पारंपरिक औषधि है, या मछली की नई खोजी गई प्रजाति है। जैसा हमने प्रश्न कहा था कि ऐसा पूछा जा सकता है, वैसे ही प्रश्न पूछा गया है। तो अब ये एनालिसिस आपकी होनी चाहिए भैया, कैसे कैसे एग्जाम प्रश्न आते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि जब भी आप तैयारी करें तो आप ये नोटिस क्या करिए कि अगर मैं एग्जामिनर होता तो इस टॉपिक से मैं किस किस प्रकार के प्रश्न को पूछता। लेकिन आप प्रश्न अपने आप से नहीं पूछते हैं, मैडम से पूछते हैं। कहां जी, कहां थे आप, कौन सा खाना खाया, क्या खाया, कहां गई थी जी, है नहीं। तो आप उनसे पूछते हैं, या आप भैया जी से पूछते हैं, अरे जी कहां गए थे जी, क्या खाए जी, कब आओगे जी, है ना। तो आओगे, खाओगे, जाओगे, इनके चक्कर में रहते हो। आप अपने आप से प्रश्न नहीं पूछते हैं, है ना। किसी और का इंतजार रहता है, गुड मॉर्निंग कब आएगा, गुड मॉर्निंग के साथ एक चॉकलेट जो है का इमोजी कब आएगा, हार्ट का इमोजी कब आएगा, उसके लिए परेशान आप रहते हैं। ठीक है, आप अपने से प्रश्न यहां नहीं पूछते हैं कि बॉस हमने आज स्टडी की है कि नहीं की है, या ये जो टॉपिक हमने पढ़ा इसमें किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। आप अपने से प्रश्न नहीं बन सकते हैं, और इसीलिए जीवन क्या हो जाएगा, गोलगप्पे ऐसा हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, इसलिए पढ़ा लिखा करिए, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा आप लोग का। प्लीज थोड़ा सा ध्यान दिया करिए। अब मंद मंद मुस्कुराइएगा तो कुछ नहीं होगा, स्माइल क्या करिए आप लोग, है ना, थोड़ा सा खुश रहेंगे तो चीजें आपके लिए बेटर रहेंगी। ठीक है, तो भाई साहब क्या है ये फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बस हो गया। चलिए, विक्कोसैट फर्स्ट, क्या विक्कोसैट फर्स्ट ये चर्चा में रहा। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में स्थित अरियाकुड़ी सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 11 के 13 छात्रों द्वारा विकसित एक पिको सैटेलाइट है अपने आप में। इसका वजन मात्र 600 ग्राम है। इसे एक उच्च ऊंचाई वाले हीलियम अनुसंधान गुब्बारे यानी कि हाई एटीट्यूड बैलून के माध्यम से लॉन्च किया गया था अपने आप पे, इसलिए क्या था, चर्चाओं में था। इसका उद्देश्य समताप मंडल, जिसको हम स्ट्रेटोस्फीयर भी बोलते हैं, में लगभग 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर कवक बीजाणुओं, फंगल स्पॉर्स और अन्य सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति का अध्ययन करना था, जो कि इंपॉर्टेंट है। यह भारत में ग्रामीण सरकारी स्कूल के छात्रों द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में किए गए सबसे महत्वपूर्ण नवाचारों में से एक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात स्ट्रेटोस्फीयर की आ गई है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर को पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर है, STRUCTURE, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, ATMOSPHERE, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसमें से आप पढ़ते होंगे, क्या पढ़ते होंगे, ऐसे लेयर होती है ना, ये देखो क्या आ जाएगा, पहले आएगा क्षोभ मंडल, क्या, क्षोभ मंडल, ठीक है, फिर समताप मंडल,
मध्यमंडल, फिर आयनोमंडल, आयन मंडल, और फिर वायुमंडल या एक्सोस्फीयर, वायुमंडल। ये पूछा जाता है ना, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, यानी कि वायुमंडल। यहां पर आपके पर्यावरणीय गतिविधियां होती हैं। यहां पर आपकी क्या पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है, O3 पाई जाती है, और फिर बाकी लेयर के बारे में आप जानते होंगे, इसको पढ़ लिया, रेडी कर लीजिएगा, 100% बहुत सारे बनते हैं एग्जाम में। ठीक है भाई साहब, तो ये अभी हमने पढ़ा जो हमने बताया आपको। अब इसी पर प्रश्न बन जाएगा आपके सामने। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि विकोसैट किस राज्य के छात्रों द्वारा विकसित किया गया है? अभी हमने आपको बताया, ये देखो, ये कहां है, तमिलनाडु के। ठीक है, तो बस तमिलनाडु कहां जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा अपने आप पे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अभ्यास अग्निवर्ष 2026 भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने 24 फरवरी 2026 को राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अभ्यास अग्निवर्षा 2026 एक्सरसाइज अग्निवर्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यह एक एकीकृत अग्नि और युद्धाभ्यास जो है जिसका मुख्य उद्देश्य मरुस्थलीय युद्ध क्षेत्र में सेना की परिचालन तैयारियों, तालमेल और सटीक मार क्षमता का प्रदर्शन करना था। ध्यान रखिएगा, मैंने कितनी बार कहा है कि जो भी हमारे सैन्य अभ्यास होते हैं उन सभी सैन्य अभ्यास को पढ़ लीजिएगा। सारे युद्धाभ्यास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक करके, चाहे वो युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के हो, भारत रूस के हो, भारत जापान के हो, भारत उत्तरी साउथ अफ्रीका उत्तर कोरिया के हो, दक्षिण कोरिया के हो, अफगानिस्तान के हो, नेपाल के हो, ये सब देश जो हैं आपके आसपास, इनसे प्रश्न खूब बनता है। ठीक है भाई साहब, तो ये आप लोग इसको याद रखिएगा प्लीज। चलिए, इस अभ्यास में भारतीय सेना ने अपनी आधुनिक युद्ध क्षमताओं का प्रदर्शन किया, जिसमें T-90 भीष्म टैंक, K9 वज्र स्वचालित आपके जो है होवित्जर और कई सारे जो है इसमें रॉकेट सिस्टम इसमें शामिल किए गए थे। और इसके अतिरिक्त वायुसेना के सहयोग से AS-64 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर और स्वदेशी ALH ध्रुव हेलीकॉप्टरों ने दुश्मन के ठिकानों पर हमले किए। इसमें इस युद्धाभ्यास की एक खास विशेषता यह है कि इसमें 25 मित्र देशों के विदेशी रक्षा पत्रकारों की उपस्थिति थी, जिन्होंने थार मरुस्थल में भारतीय सेना की नेटवर्क सक्षम कमांड और कंट्रोल सिस्टम की गति और सटीकता को प्रत्यक्ष रूप से देखा अपने आप पे। यह खास बात रही है इस बार। ठीक है, किसकी? अभ्यास अग्निवर्षा 2026 को लेकर के। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या बनेगा? भारतीय सेना द्वारा अभ्यास अग्निवर्षा 2026 कहां आयोजित किया गया था? तो पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में और जम्मू कश्मीर। बताइए, इंपॉर्टेंट है भैया, भूल न मत जाना। राजस्थान होगा, है ना? बी इज द राइट आंसर। देखते हैं जरा, बिल्कुल सही बात है, बी इज द राइट आंसर। चलिए, जापान ने दुनिया की पहली समर्पित मालवाहक शिकानसेन सेवा शुरू की है, मतलब कि बुलेट ट्रेन सेवा शुरू की है अपने आप में। जापान ने दुनिया की पहली समर्पित मालवाहक शिकानसेन बुलेट ट्रेन को सेवा शुरू की है, जो उच्च गति रेलवे नेटवर्क का उपयोग करके लॉजिस्टिक क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान करती है। भाई साहब, जापान से हमने खूब पैसा उधार ले रखा है। ठीक है, बुलेट ट्रेन के लिए, हाई स्पीड ट्रेन के लिए, है ना, ये सब चीज के लिए बहुत कम ब्याज दर पे लिया है, एक अच्छी बात है। यह पहले विश्व स्तर पर पहली बार जब शिकानसेन को विशेष रूप से माल परिवहन के लिए, बुलेट ट्रेन को माल परिवहन के लिए उपयोग किया जाएगा। यानी कि बुलेट ट्रेन का उपयोग किसके लिए करते थे? पहले हम लोग सवारी गाड़ी के रूप में प्रयोग करते थे, अब मालवाहक गाड़ी के रूप में भी इसका प्रयोग करेंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है जापान में। यह प्रणाली पूरी तरीके से नई ट्रेन पर आधारित नहीं है, इसके लिए E3 सीरीज शिकानसेन को पुनः डिजाइन किया गया है, जिसमें यात्री सीटों को हटा करके उसे माल ढुलाई के अनुकूल बनाया गया है। इससे लागत में कमी और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो पाएगा। हमारे यहां जो रेलगाड़ियां हैं, ट्रेन है, जो माल गाड़ियां हैं, उनकी अधिकतम ट्रेन लगभग अधिकतम स्पीड 60 किलोमीटर जो है पर आवर रखी गई है। ये अधिकतम की बात हो रही है। जो हाई स्पीड है उसके पहले तो आज के 2, 4 से 10 साल पहले तो 30, 35, 40 स्पीड थी इसकी, अभी 60 तक किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आप जापान को देखिए कि भाई साहब बुलेट ट्रेन को मालवाहक ट्रेन के रूप में प्रयोग करने वाले हैं। मतलब बुलेट ट्रेन को साई से निकल एकदम से। ठीक है, गेहूं लदा तो अभी निकला तो फट से पहुंच गया कहीं और। ये देश वहां तक है, हम कहां तक हैं?
एससी में, एसटी में, ओबीसी में, जनरल में, ब्राह्मण में, ठाकुर में, पंडित में, मुसलमान में, हिंदू में, सिख में, इसमें हैं हम। ना हम धर्म को जान पाते हैं, ना अपने संस्कृति को जान पाते हैं, ना अपने परंपराओं को जान पाते हैं, ना विकासात्मक गतिविधियों में अपने आप को हम क्या कर पाते हैं, लगा पाते हैं। हम बस नेताजी जिंदाबाद 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 नहीं, ये तो करते हैं। आज विधायक निवास पर अपने क्षेत्र के विकास के लिए चर्चा करते हुए, अब बताओ, चर्चा करते हैं विकास के लिए, विकास के जो कार्य करना वो नहीं करते हैं हम। हर लड़का क्या बनेगा, अब मैं आईएएस तैयारी करूंगा आईपीएस की, कोई ये नहीं कहता है मुझे साइंटिस्ट बनना है, कोई ये नहीं कहता है कि मुझे अपनी टेक्नोलॉजी को और इंप्रूव करने के लिए मुझे जो है डीआरडीओ में जाना है, मुझे इसरो में जाना है, मुझे भाभा में जाना है। नहीं, कोई ये नहीं कहता कि मुझे इनोवेशन करना है, इन्वेंशन करना है, रिसर्च करना है, कोई ये नहीं कहता। सबको ट्रिपल से लेखपाल बनना है, सबको पेट का एग्जाम निकालना है। सब लोग क्या चाहते हैं, अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं। किस लिए, एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, सुंदर से बिटिया लड़की मिल जाए, है ना, गोरी चिट्ठी, और ब्याह करके अपना लाइफ को जिए। हमारी मानसिकता यहां तक है, इसीलिए हम अभी भी वहीं स्थिर हैं। हम अपने पूर्वजों से भी नहीं सीख पाते हैं कि आज जो देश टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं वो टेक्नोलॉजी हमारे पास थी पहले से। हम अपने वेद पर रिसर्च नहीं करते हैं, हम पश्चिमी वेस्टर्न कल्चर्स को फॉलो करते हैं। हम छोटे कपड़े पहनने को अपनी जो है मॉडर्निटी समझते हैं, या हम आप कह लीजिए कि अपने आप को नॉनवेज खाने में, अपने आप को रेस्टोरेंट में खाना खाने पर जाने को हम अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, जहां पर एकदम घटिया खाना आपको दिया जाता है, एकदम एकदम बासी खाना जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। रेस्टोरेंट में जो खाना आपको मिलता है सब प्री प्रिपेयर्ड रहता है पहले से, सब पहले से, और आप उसको बड़े चाव से खाते हैं। तो ये हमारी मानसिकता, इसलिए हम अभी भी अपने यहां पर रेलगाड़ियों की, हाई स्पीड मालगाड़ियों की 60 कर पाए, बहुत, और सबकी नहीं है, ये बहुत कम की है बॉस, ठीक है। अभी भी 35-40 पे चलती हैं अभी रेलगाड़ियां हमारे यहां पर, उससे भी कम चलती हैं, बल्कि ये स्थिति है, सोचिए। खैर, तो अब ये जो है यह सेवा विशेष रूप से उच्च मूल्य और समय संवेदी वस्तुओं जैसे समुद्री खाद्य, कृषि उत्पाद, चिकित्सा उपकरण, सेमीकंडक्टर आदि के लिए उपयुक्त हैं। उच्च गति लगभग 275 किलोमीटर प्रति घंटा और कम कंपन रो वाइब्रेशन के कारण यह संवेदनशील वस्तुओं के सुरक्षित परिवहन के लिए भी आदर्श है। 275 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इनकी मालगाड़ियां चलेंगी भाई साहब। हमारी वाली जो सामान्य जो ट्रेन है ना भाई साहब, वह नहीं जाती है 100 किलोमीटर, बाकी तो बात छोड़ दीजिए आप, 80-90 भी नहीं ले जाते भाई साहब, बाकी तो बात छोड़ दीजिए। और इनकी मालगाड़ी जाएगी 275 किलोमीटर प्रति घंटा, आपकी 60 नहीं पहुंच पाती है। आप सोच रहे हैं कि हम कहां से कहां हैं, वो कहां से कहां है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है भाई साहब। लेकिन आपको टाइम तो इस बात के लिए नहीं रहता, आपको टाइम रहता है मैटर जी कहां हो, देर कर दी तुम तो नहीं आई, हमारा दिमाग यहां लगता है, रील बनाने में लगता है, क्या कीजिएगा। जीवन भाई साहब गोलगप्पा हो जाएगा, पढ़ लिया करिए, ठीक है। चलिए, दरअसल यह पहल पारंपरिक रेल माल परिवहन और महंगे हवाई कार्गो के बीच संतुलन बनाती है और भविष्य के टिकाऊ लॉजिस्टिक्स मॉडल का उदाहरण प्रस्तुत करती है अपने आप पे। बिल्कुल सही बात है ना। चलिए बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, जापान ने पहली बार एक समर्पित मालवाहक शिकानसेन ट्रेन यानी कि बुलेट ट्रेन शुरू की है। इस ट्रेन को पूरी तरीके से नए सिरे से निर्मित किया गया और इसका पुराने ट्रेनों से कोई संबंध नहीं है। यह प्रणाली उच्च मूल्य और समय संवेदी वस्तुओं के परिवहन के लिए उपयुक्त है। बताना है कि आपको कौन सा कथन इसमें से सही है। बताओ भाई, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ए, मतलब कि 1 और 3 सही है। क्या है? 1 और 3 सही है। आपका ऑप्शन नंबर 1 और 3 ये वाला ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना भाई। अब आज आपके लिए प्रश्न है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक 2026 के अनुसार सीएपीएफ में महानिरीक्षक इंस्पेक्टर जनरल के रैंक से के कितने प्रतिशत पद प्रतिनियुक्ति पर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों द्वारा भरे जाने का प्रावधान किया गया है? ये यहां पर अभी आज हमने प्रश्न पूछा था, इसका उत्तर आप बताइएगा मुझे। ठीक है, बाकी आपके लिए मुख्य परीक्षा का प्रश्न है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक 2026 के आलोक में सीएपीएफ के नेतृत्व ढांचे में आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से जुड़े विवादों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। यह विधेयक देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था और बल के मनोबल को किस प्रकार से प्रभावित करेगा? आप लिख करके हमें भेज सकते हैं, या आपको अगर हमारे कोर्स में कोई एनरोलमेंट लेना है या कोई बातचीत करनी तो आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर
8604409201 पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था, इसका उत्तर हमने आपको यहां पर दे दिया, हमारा उत्तर। आप इसको एक बार मैच कर लीजिएगा, बड़ा अच्छा सा उत्तर था आपके सामने। ठीक है, ऐसे आप लिख करके अपना मैच कर सकते हैं, आपका बड़ा फायदा हो जाएगा। चलिए ये सब बाकी हमारे यहां पर सारे कोर्सेज लिखे गए हैं, आप इनको एक बार देख सकते हैं और इसमें से जो कुछ आपको लगे सही आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके लिए दिए गए नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी कोर्स आपको लेना होगा उसका नाम लिख करके आप हमें इस पर भेज दिया करिए। ठीक है, तो आज के बस इतना हो, कल मिलेंगे हम लोग, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और ज्यादा गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मत बोलिए, काम पर बोलिए, इतना ही बहुत रहेगा आपके लिए। शुभकामनाएं हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु D-Code एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROA परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की PCS प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। D-Code एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROA परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।